नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात करते हैं टाटा आईपीएल 2026 में कल जो 2 मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन ये जो 2 मुकाबले खेले गए हैं, इन 2 मुकाबलों से पहले 1 दिन पहले यानी कि सैटरडे को जहां हमने इस आईपीएल का सबसे उम्दा वाला थ्रिलर देखा था, जहां पर कि लास्ट ओवर में जीटी को 11 रन चाहिए थे, लेकिन आरआर का रन मशीन यानी कि डिंडा अकेडमी का होनहार स्टूडेंट तुषार देशपांडे आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड कर लेता है और तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद जीटी की जो टीम है वो 6 रनों से मुकाबला हार जाती है। अब मुद्दे की बात यह है कि एक दिन पहले के मुकाबले में तुषार देशपांडे ने 11 रन जो थे वो डिफेंड कर लिए आखिरी ओवर में। वहीं कल के मैच की बात करें, चूंकि कंटिन्यूटी पकड़ करके हम चल रहे हैं कि एक दिन पहले जो थ्रिलर मुकाबला था वैसा ही थ्रिलर आपको कल दोपहर में देखने को मिला, जहां पर कि आखिरी ओवर में जयदेव उनादकट के पास 9 रन थे डिफेंड करने के लिए। लेकिन फर्क बस इतना है कि जहां तुषार देशपांडे के सामने रबाडा, राशिद जैसे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे, यहां पर सेट बल्लेबाज खेल रहा था यानी कि ऋषभ पंत, जो कि ऐसे तो काफी मैचों से फ्लॉप चल रहा है, लेकिन कल का दिन जो है वो ऋषभ पंत का दिन था, जहां आखिरी ओवर में यानी कि 6 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी एलएसजी को। और ये जो 9 रन है ये डिफेंड करने का जिम्मा मिला था जयदेव उनादकट को। वो 9 रन डिफेंड नहीं कर पाते हैं और आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर ये जो ऋषभ पंत है ये चौका मारता है और एलएसजी की टीम को जीत दिला करके एलएसजी के जो मालिक है यानी कि गोयनका साहब, जो कि पिछले मैच में तो एकदम शादी में आए हुए रूठे फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठे थे, लेकिन कल वही गोयनका जो है वो मोगेम्बो खुश हुआ इस अंदाज में आ जाते हैं और भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं। उनकी जेब में जो फोटो रहती है उसे वो चूमते हैं, माथे से लगाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करने के बाद गोयनका साहब दौड़ करके नीचे आते हैं और ऋषभ पंत को जो है वो गले लगा लेते हैं। वैसे ऋषभ पंत ने कल काम भी गले लगाने वाला ही किया है। उसने कहते हैं ना कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो वाला अंदाज दिखाया है। ऑल्दो उसके पहले एडन मार्करम उसने दिखाया था थोड़ा सा पराक्रम, लेकिन वो ज्यादा पराक्रम दिखा पाए इसके पहले वो आउट हो जाता है। वैसे मार्करम और ये ऋषभ पंत, इनसे पहले एलएसजी के जो बॉलर्स उन्होंने दमदार पराक्रम दिखाया था मोहम्मद शमी की अगुवाई में। मोहम्मद शमी ने तो भाई साहब इस मैच को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था, जिस अंदाज में वो अभिषेक शर्मा, उसके बाद ट्रेविस ठुल्ला वो भी आउट हो जाता है और मोहम्मद शमी के बाद आपने देखा प्रिंस यादव का जलवा, क्या जबरदस्त बॉल फेंकी उसने कि ईशान किशन समझ ही नहीं पाया। जब तक उसका बैट नीचे आए तब तक तो ईशान किशन का जो स्टंप है वो उखड़ के बाहर गिर चुका था। मतलब पावर प्ले के अंदर ही आपके 3 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद ये नीतीश रेड्डी और कलासन जो है वो अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, बट इसके पहले कि कलासन और ये जो नीतीश रेड्डी है ये तगड़ी पार्टनरशिप करके एलएसजी को मैच से बाहर फेंक सके, आता है दिवेश राठी और जबरदस्त तरीके से वो कलासन को आउट करता है। उसके बाद आवेश खान द रन मशीन वो भी आकर के 2 विकेट लेकर के चला जाता है। अगर आप बॉलिंग को देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि एलएसजी के जितने बॉलर्स थे ना सबने विकेट लिए, किसी को 2 मिले, किसी को 1 मिले। प्रिंस यादव को, आवेश को और शमी को 2-2 विकेट मिल गए हैं और ये जो पर्चीबाज यानी कि दिग्विजय राठी ये भी 1 विकेट ले जाता है। वहीं इनके कंपैरिजन में आप देखें एसआरएच के बॉलर्स तो वो हर्ष करके है, हर्ष दुबे एक ऑलराउंडर है, उससे 2 विकेट मिलते हैं। 1 विकेट मिलता है ईशान मलिंगा को और 1 विकेट मिल जाता है शिवम कुमार करके जो नया बॉलर है। लेकिन जाने माने जो 2 चेहरे हैं यानी कि पर्पल पटेल और उनादकट साहब, जो कि पिछले मैच में ही 4 विकेट लेकर के आए हैं, वो विकेट लेस जाते हैं। और ये देख करके हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये जो पिच था ये पहली इनिंग में बॉलिंग के लिए ज्यादा परफेक्ट था। लेकिन जो पिच रिपोर्ट देने वाले जो लोग हैं, पता नहीं यार वो लोग कौन सा गांजा फूक करके पिच रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग ये पिच ड्राई भी था और ये पिच हार्ड भी था। इट वाज एन एब्सोल्यूट बेल्टर और इसी पिच पर लास्ट ईयर इसने एसआरएच ने 286 मार दिए थे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप टॉस जीतो और 200-250 बना दो, क्योंकि बाद में रन बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हमने मैच में क्या देखा, हमने मैच में देखा कि पहली इनिंग में रन बनाना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि सेकंड इनिंग में बॉल इतनी ग्रिप नहीं हो रही थी, बॉल इतनी स्पिन नहीं हो रही थी और इसका फायदा उठा लेते हैं एडन मार्करम और ऋषभ पंत। अब इस मैच पर पूर्ण विराम लगा करके बात करते हैं कल के एपिक ब्लॉकबस्टर की, जहां पर की सारी लाइमलाइट चुरा करके ले गया है टिम द डेविड द डिस्ट्रॉयर। जिस अंदाज में वो 25 गेंदों में 70 रन कूदता है, मतलब सीएसके की धज्जियां उड़ा करके रख दी। वैसे टिम डेविड से पहले फिल सॉल्ट, हालांकि फिल सॉल्ट सीएसके को तोड़ना शुरू करे उसके पहले विराट कोहली, जो कि अक्सर टुक टुक करके शुरुआत करते हैं, अक्सर एंकर की इनिंग खेलते हैं विराट कोहली। लेकिन कल के मुकाबले में हमने देखा कि शुरू में फिल सॉल्ट जो है वो बॉल को टाइम नहीं कर पा रहा था। ऐसे में विराट कोहली जिम्मेदारी उठाता है ताबड़तोड़ खेलने की। हालांकि वो ज्यादा रन बना पाए उसके पहले उसका विकेट गिर जाता है। आई थिंक 25 के आसपास उसने रन बनाए, लेकिन तब तक फिल सॉल्ट जो है वो पिच को भांप चुका था, उसकी आंखें जो है वो मैदान पर जम चुकी थी। बॉल जो है वो सिर्फ फुटबॉल के रूप में नजर आने लग गई थी और विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद फिल सॉल्ट ने जो कुटाई करी है और उसका साथ दिया पडिक्कल ने,
वो भी 50 मार जाता है। उसके बाद रजत पाटीदार वो भी कंबल कुटाई की शुरुआत करता है। मतलब आप ये देखें आरसीबी का स्कोर कार्ड ऊपर से नीचे तक सबने भाई साहब रन कूटे हैं। क्या रजत पाटीदार, क्या पडिक्कल, क्या सॉल्ट, और फिर बाद में आ जाता है टिम डेविड नाम का मॉन्स्टर द डिस्ट्रॉयर, जो कि अंशुल कंबोज की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाता है। लेकिन इत्तेफाकन वो गेंद एक नो बॉल थी। उसके बाद जो पेला है, उसके बाद तो टिम डेविड ने जो कुटाई शुरू करी है कि जो बॉल्स हैं वो सीधा ग्राउंड के बाहर जाकर के गिर रही थी। 25 गेंदें खेली हैं, 70 रन मारे हैं, जिसमें 8 तो छक्के शामिल थे। और ये तूफानी इनिंग खेल करके टिम डेविड ने मेक श्योर कर दिया था कि ये जो मैच है ये पहली इनिंग में ही खत्म हो चुका है। बाद में तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची है। हमें बस ये देखना था कि सीएसके कितने रनों से हारती है, और सीएसके कितने रनों से हारी है। सीएसके हारी है 43 रन से, यानी कि 4 और 3। अब यहां पर नंबर 7 आता है। अब तो कोई नहीं बोलेगा कि थाला फॉर अ रीजन, लेकिन हम सबने देखा है पास्ट में जब भी सीएसके जीती है तो लोग ढूंढ ढांड करके कुछ भी करके नंबर 7 का जो आंकड़ा है उसे सामने रख ही देते हैं, ताकि नंबर 7 अरे थाला फॉर अ रीजन की पीपड़ी बजाई जा सके। लेकिन कल का मुकाबला जहां पर आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपकी आंखों के सामने था नंबर 7, क्योंकि 43 रन से आप हारे हो तो नंबर 7 का आंकड़ा तो आ ही जाता है। लेकिन कल किसी ने नहीं बोला कि थाला फॉर अ रीजन, सीएसके हार गए थाला फॉर अ रीजन। और इसके अलावा ये जो स्कोर बनाया था ना आरसीबी वालों ने 250 का, यानी कि एग्जैक्ट 250, और 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। अगेन थाला फॉर अ रीजन। लेकिन नहीं, अभी आप हार गए हैं तो थाला फॉर अ रीजन की पीपड़ी कोई नहीं बजाएगा। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि टिम डेविड ने ऑलरेडी मेक श्योर कर दिया था कि ये जो मैच है ये पहली इनिंग में ही खत्म हो चुका है, क्योंकि सीएसके वाले 250 का भी बाप जमाने में नहीं बना पाएंगे। वो भी तब जबकि आपकी बैटिंग की शुरुआत करने आता है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि टी20 में टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है इसका वो ऑडिशन देता है। उसके साथ संजू सैमसन, ये वही संजू सैमसन है जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया है। वहां पर 3 अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन इस आईपीएल में यही संजू सैमसन जो है वो 3 फ्लॉप इनिंग खेल चुका है। अब संजू सैमसन ने हमको वर्ल्ड कप जिता दिया है, इस वजह से पता नहीं आने वाले कितने मैचेस में हमें संजू के जो ब्लंडर हैं इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम संजू को क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे, अरे डीएस के उसने वर्ल्ड कप जिताया था, अबे डीएस के थोड़ी तो लॉयल्टी रखो। Oh my God! Wow! अच्छा, लॉयल्टी से मुझे याद है कि लॉयल्टी आप उस टीम के प्रति दिखाएंगे ना जो टीम अपने खिलाड़ियों के साथ लॉयल रही हो। और इसके बारे में तो एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने अपनी सारी बातें कह दी हैं कि कैसे सीएसके वालों ने जड्डू, जो कि सीएसके के लिए सबसे बड़ा मैच विनर था, सीएसके के लिए सबसे ज्यादा लॉयल था, उस लॉयल खिलाड़ी को ही आपने ट्रेड करके बाहर निकाल दिया। तो ऐसी टीम के प्रति हम काहे लॉयल रहे भाई साहब। वो टीम अपने खिलाड़ियों के लिए लॉयल नहीं है, ऐसी टीम के लिए आप लॉयल होकर के क्या ही उखाड़ लेंगे। बात तो सही है। और ये जो सीएसके की टीम है 2023 के बाद से आप देखें तो सीएसके का एक अलग ही डाउनफॉल चल रहा है। 2023 में थाला को परफेक्ट फेयरवेल मिला था, लेकिन ग्रीड द लालच के चक्कर में थाला वापस आते हैं 2024 में। 2025 में क्या ब्लंडर करे, और वही ब्लंडर जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रहे हैं। 3 मैच खेले इस सीजन में, तीनों मैच हार के सबसे नीचे पड़ी हुई है सीएसके। और यहाँ से मुझे लगता भी नहीं है कि इनका कमबैक हो पाएगा। हो सकता है कि ये लोग थोड़े से चेंजेस करें, ब्रेविस को लेकर के आए, उर्विल पटेल को लेकर के आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रेविस को या फिर उर्विल पटेल को टीम में लाने के बाद भी सीएसके कुछ उखाड़ पाएगी या कुछ बदल पाएगी। क्योंकि इस टीम की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है इनका कप्तान, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़, जो कि टी20 में टेस्ट खेलता है। और ऐसे खिलाड़ी अगर आपकी प्लेइंग 11 में है और कप्तान है तो भाई आपकी टीम का बेड़ा गर्क होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। आपने देखा आरसीबी जो कि बॉल 1 से अटैक करती है, और यहाँ आपने क्या देखा भाई, पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट गिर जाते हैं। ये तो सरफराज और वो प्रशांत वीर, जिसे पिछले मैच में मैंने बहुत क्रिटिसाइज करा था, लेकिन कल के मैच में वो प्रशांत वीर थोड़ा सा दम दिखाता है। लेकिन आकाश चोपड़ा के रिकमेंडेशन के बाद जो 14 करोड़ में लिया है कार्तिक शर्मा, वो एक बार फिर से फ्लॉप जाता है। और वो फ्लैट पिच और छोटा ग्राउंड जहां पर कि आरसीबी का डिस्ट्रॉयर यानी कि टिम डेविड आग उगलता है, वहां पर सीएसके का डिस्ट्रॉयर यानी कि हिटर नंबर 1 शिवम दुबे वो फ्लॉप हो जाता है। ये तो गनीमत है कि सरफराज और ये प्रशांत वीर और एंड में जेमी ओवर्टन ये थोड़ी सी फाइट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद ये लोग 43 रन से हार जाते हैं। अब आज के मैच की बात कर लेते हैं। तो आज है केकेआर और पंजाब का मुकाबला, जहां पर कि केकेआर पिछले ही बार अपना होम मैच हार गई थी किसके सामने, एसआरएच के अगेंस्ट। और पंजाब की टीम जो कि सीएसके में पेल करके आ रही है। मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखें तो फिन एलन जो कि केकेआर का ओपनर है, फिन एलन, रघुवंशी और ये रिंकू, इधर से ये टक्कर देंगे,
उधर से आप देखें तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, कुपर कोहली, श्रेयस अय्यर, अरे भाई साहब ये नाम देख कर के मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पंजाब जो है उनका पलड़ा थोड़ा-सा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आज शाम के मुकाबले के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये है कि पंजाब की जो टीम है वो आराम से ये मुकाबला जीत रही है, चाहे वो पहले बैटिंग करें या वो पहले बॉलिंग करें, पंजाब जो है वो एक तरफा जीत रही है आज का मुकाबला, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं ये प्रेडिक्शन सही होता है या गलत होता है। हालाँकि कल के जो प्रेडिक्शन थे, कल के तो दोनों प्रेडिक्शन सही गए हैं। मैंने कल कहा भी था कि एलएसजी और एसआरएच का जो मैच है, वहाँ पर एलएसजी का जो पलड़ा है, वो थोड़ा-सा भारी लग रहा है। एलएसजी जीत सकती है, एलएसजी जीत गई और शाम का जो मैच है, उसमें तो प्रेडिक्शन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं क्योंकि ऑन पेपर कहें, ऑन ग्राउंड सीएसके कहीं से कहीं तक मतलब मुकाबला करने की हालत में ही नहीं थी और जिस तरह से टिम डेविड, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार और ये देवदत्त पडिक्कल, फिर बाद में भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पंड्या, भाई वो स्पिन करता है या फिर पत्थर फेंकता है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी पत्थरबाज यानी कि उस्मान तारिक से इंस्पिरेशन ले ली है कृणाल पंड्या ने। हालांकि पत्थरबाजी टाइप की वो बॉलिंग कर रहा था, लेकिन वो 2 विकेट लेकर के चला जाता है। वहीं जो नया खिलाड़ी है यानी कि अभिनंदन सिंह, वो भी विकेटों की बहती गंगा में हाथ धोता है और आई थिंक 2 विकेट लेकर के चला जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे सीएसके के बॉलर्स को तो अंशुल कंबोज या फिर वो ओवरटन और दुबे ये विकेट ले जाते हैं एक-एक, लेकिन खलील अहमद हालांकि वो अनलकी था, उसकी बॉल पर काफी कैचेस भी छूटे। पहले शिवम दुबे ने कैच छोड़ा, फिर बाद में भाई साहब संजू सैमसन ने विकेट के पीछे एक आसान सा कैच छोड़ दिया फिल सॉल्ट का, तो थोड़ा-सा अनलकी तो था ये खलील अहमद, लेकिन नूर अहमद उसे तो हम अनलकी भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप था, यहाँ पर भी फ्लॉप है और वर्ल्ड कप में फ्लॉप होने के बाद से नूर अहमद जो है वो सीएसके के लिए बैक टू बैक 3 मैचेस खेल चुका है और तीनों मैचेस में इसको एक भी विकेट नहीं मिला है। तो काफ़ी सारे सवाल उठेंगे कि भाई आप नूर अहमद को आगे खिलाएँ या ना खिलाएँ। खैर वो खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, ये तो आने वाले समय की बात है, लेकिन जिस तरह से सीएसके वाले जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये टीम कुछ उखाड़ पाएगी। इनफैक्ट ये टीम सबसे पहले नॉकआउट होने वाली टीम जो है इस सीज़न की, वो ज़रूर बन जाएगी, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।